रात खा पी कर बैठे थे कि भैया ने मेज पर एक बड़ा सा नक्शा फैलाते हुए कहा, दीदी, एक मकान बनवाने की सोच रहा हूँ। इसी शहर में। माँ की भी यही इच्छा थी। मकान इसी शहर में, माँ की इच्छा थी। सुनकर मन को न जाने कैसा लगा। अपना पुराना अंधेरा सीलन भरा मकान याद आया, जिसमें माँ ने अपने जीवन के 28 वर्ष काट दिए थे, शायद ऐसे ही किसी सुंदर घर का सपना देखते हुए। हाँ तो दीदी, बगीचे के ठीक बाद यह हाल होगा और उसके पास ही वह लेडीज ड्राइंग रूम, ठीक है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, मैंने कहा। पर इस समय मैं तो अपने 2 कमरों के मकान के बारे में सोच रही थी। बाहर वाले कमरे में फर्नीचर के नाम पर होती थी एक मेज, एक टीन की कुर्सी और स्टूल। जब बैठने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती तो संदूक और खिड़की से भी काम चलाया जाता। और लेडीज़ ड्राइंग रूम, इनकी तो कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। दोपहर को सब अपने अपने दरवाजे में आ जाती, कोई बुनाई लेकर तो कोई सिलाई लेकर, कोई चावल बीनती तो कोई सब्जी साफ करती। इसी तरह बातें भी होती और काम भी। निमंत्रण कभी भी आनंददायक नहीं होते थे, क्योंकि तब उन घरों के अभाव उभर कर सामने आ जाते। और दीदी यहाँ बच्चों का स्टडी रूम रख दिया है। बगीचे का व्यू भी रहेगा और किसी तरह का डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। हाँ, पढ़ते समय डिस्टरबेंस तो नहीं होना चाहिए। और मेरी कल्पना में हमारा रसोई घर घूम गया। एक ओर पलंग पर दम के मरीज दादी सोई रहती और दूसरी ओर माँ खाना पका रही होती। कमरे में बीचों बीच संदूक पर किताबें रखकर हम दोनों भाई बहन पढ़ते रहते। दादी की खांसी, बर्तनों की कड़कड़ाहट और गले का शोरगुल, इन सबके बीच भी जब भैया हर बार फर्स्ट आता था तो हम सबके कलेजे गज गज भर के हो जाते थे। वह समझा रहा था और मैं सिर हिला रही थी। फिर कितना समझा रही थी उसे तो ईश्वर ही जानता है। उसी रात मेरे कानों में भनक पड़ी, हर किसी को क्यों प्लान दिखाया करते हैं आप? कोई ज़रूरी है कि सभी को उसमें दिलचस्पी हो? हर किसी को कौन दिखाता है? दीदी को तो दिखाना ही चाहिए। उसे तो इस बात का सबसे ज़्यादा अरमान है। खाक है, आप तो इतनी बारीकी से समझा रहे थे, पर उसमें उनका ज़रा भी ध्यान नहीं था। रीता भुनभुनाई, सच कितनी बेवकूफ़ बनती जा रही थी मैं। हरदम अतीत के खोल में डूबका रहना क्या अच्छा लगता है। धीरे धीरे मेरे जाने का दिन निकट आता गया और जब एक ही रात बाकी रह गई तो मेरा मन अनायास भारी हो उठा। भैया दफ्तर से काफ़ी जल्दी लौट आया था और हम लान में बैठे गपशप कर रहे थे। रीता अंदर रात के विशेष भोज की तैयारियां में व्यस्त थी। एकाएक भैया बोला, दीदी, घूमने चलती हो? मेरे हाँ कहते ही वह उठ खड़ा हुआ। उसने न मुझे कपड़े बदलने दिया, न खुद ही कपड़े बदले और न रीता को साथ लेने दिया। शोफर ने गाड़ी के लिए पूछा तो मना कर दिया। बंगलों से घिरी हुई उस सड़क पर हम दोनों ही घरेलू पोशाक बड़ी अटपटी लगा रही थी। भैया ने शीघ्र ही एक तांगा कर लिया और मैं एक मानसिक बोझ से मुक्ति पा गई। तांगे में बैठते ही फिर परेशानी सामने आई। बातचीत का कोई सूत्र हाथ नहीं आ रहा था, यद्यपि मन में असंख्य बातें उमड़ रही थी। अचानक भैया ने कहा, दीदी, कुल्फी खाओगी यहाँ सड़क पर? मैंने कहा। मुझे याद आया कि बचपन में कुल्फी खाना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हुआ करती थी। अब तो रीता रोज ही बच्चों के लिए फ्रिज में दूध के कटोरे भर कर रख देती है। कुछ चीज़ें तो सड़क पर ही खाने को होती है। कुल्फी वाले को पैसे देते हुए भैया बोला, बरसात में सड़क के किनारे सिकते भुट्टों की सुगंध से मुंह में पानी भर आता है ना? फिर तो भुट्टों की सुगंध पर और कुल्फी के स्वाद ने मिलकर एक अनोखा जादू कर दिया। भैया की वाणी ऐसे फूट निकली जैसे बांध टूट पड़ा हो। मार्ग में पड़ने वाली हर इमारत, हर पेड़, हर दुकान से उसकी कोई न कोई स्मृति जुड़ी थी। उसे सुनना बड़ा अच्छा लग रहा था। बोर हो गई दीदी? वह जैसे होश में आकर बोला, बात यह है कि जब से माँ नहीं रही, कई बातें अनकही रह गई है। रीता से तो ये सब कहने की मज़ा ही नहीं आता। वह बेचारी तो मेरे अतीत की कल्पना भी नहीं कर सकती। तांगा रुक गया था
और भैया ने मुझे उतरने का संकेत किया। यहाँ क्यों? मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। तुम यहीं आए बिना ही लौट जाती तो न तुम्हें सुख होता और न मुझे, ठीक है ना? और हम दोनों हंस दिए। हमने गले में प्रवेश किए। समय ने उसके ढांचे को जरा भी नहीं बदला था। बदले थे तो सिर्फ वहाँ के निवासी, जो तब जवान था अब बूढ़े हो गए और अपने धुंधली आंखों में हमें पहचानने की कोशिश कर रहे थे। माधुर चाचे की खिड़की आते ही हठात ध्यान उस ओर चला गया। वे बदस्तूर वहाँ पर खड़ी थी। बहुत देर में मुझे पहचान पाई। फिर रज्जू कहकर इस जोर से चीखी कि रास्ता चलने वाले हमें घूर कर देखने लगे। उनकी बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। लगता था बुढ़ापे ने उनकी जबान को और तेज कर दिया है। उनसे पीछा छुड़ाकर आगे चले तो तरकारी का थैला लिए रामू दादा मिल गए। हम लोगों ने नमस्ते की तो कुछ देर हमें देखते रहे। फिर मेरे सिर पर चपत मारकर साबित कर दिया कि वे हमें भूले नहीं हैं। खींचकर घर ले गए और चाय पिलाई। उनके घर से हमारा पुराना मकान दिखाई पड़ता था, जहाँ नए किराएदारों के बच्चे खेल रहे थे। उनकी किलकारियों में हमारा बचपन जाग रहा था। मकान मालकिन हमेशा की तरह उन बच्चों को कोस रही थी। मैंने भैया के कान में कहा, तुम जब अपने घर का मुहूर्त करो तब उस बुढ़िया को अवश्य बुलाना। अंत में पहुंचे पंडितायन मौसी के घर पर। मौसी के बाल सन की तरह सफ़ेद हो गए थे और पर उन पर वह शीश फूल अभी चमक रहा था। यह उनका एकमात्र गहना था जो किसी जजमान की स्त्री ने पुत्रजन की खुशी में दिया था। बचपन में भैया अक्सर उसी से झूल जाता था। तब वे कहते, अरे छोड़ दे रे दुष्ट, मारूंगी तो यह तेरी बहू को ही दे जाऊंगी। मैंने अपनी कल्पना में रीता को वो शीश फूल लगाए देखा और मुझे हंसी आ गई। मौसी की दशा विचित्र सी हो गई थी। हर्ष और शोक दोनों से विफल होकर उन्होंने हमें चिपटा लिया। हम तीनों उस तरह रोए मानो माँ का कल ही देहांत हुआ हो। बड़ी देर बाद वे संभल पाई। बोली, बेटा किसी दिन बहू को भी तो ले आना, देकर आंखें ठंडी कर लो। मैंने भैया की रक्षा करते हुए कहा, मौसी किसी दिन अपने लड़के का महल भी तो देख जाओ। और विस्तार से उन्हें भैया की वैभव गाथा सुना दी। वे भी रस ले लेकर सुनती रही और बलाएं लेती रही। हम लोग जब गली से बाहर आए तो मन बड़ा हल्का हो रहा था। इसलिए नहीं कि पुराने लोग मिल गए थे, बल्कि इसलिए कि उनके माध्यम से हम दोनों भाई बहन वर्षों की दीवार चीर कर फिर से एक मन एक प्राण हो सके थे। चौराहे पर मन्नालाल हलवाई की दुकान पर जब भैया रुका तो मैंने कहा, हद है भैया, अब भी क्या पेट में जगह रह गई है? अरे दीदी, मिठाई तो मैं अपने प्यारे जीजा के लिए ले रहा हूँ, जिनकी तोंद ससुराल की मिठाई के अभाव में दुबला रही होगी। शैतान, मैंने कहा, पर उसने हंसते हुए एक गुलाब जामुन मेरे मुंह से ठूस दिया और मेरी साड़ी के पल्लू से ही हाथ पोंछ लिया।